हेलो बच्चों, क्या हालचाल। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, जो रिएक्शन मैकेनिज्म का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इंडक्टिव इफ़ेक्ट का एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं, और जिसमें हमने आपको बताया था कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है। तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट में बताया गया था कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ पार्शियल शिफ्टिंग होती है तो उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट हमने दो प्रकार का बताया था, एक प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में बताया था कि जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, पुश करता है, उसमें प्लस आई इफेक्ट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है उसमें माइनस आई इफेक्ट होता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप इस की सहायता से आप किसी भी रिएक्शन की रिएक्टिविटी को, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इससे आप जान सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, कौन सा रिएक्शन स्लो होगा, किसी में एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, किसी में बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। इन सारी चीज़ों का प्रॉब्लम आप जो है इंडक्टिव इफेक्ट से आप समझ सकते हैं। तो इसके पहले हमने आपको बता दिया था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, किसी भी कंपाउंड में कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा उसके बारे में हमने आपको बताया था। और आज हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन को पढ़ने से पहले हम सीख लेते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियन होता है, C माइनस इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई अपान प्लस आई। कहने का मतलब है कि अगर किसी कंपाउंड में माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ है तो उस केस में कार्बेनियन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है तो उसमें कार्बेनियन की स्टेबिलिटी कम होगी। चलिए हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। अगर आपके सामने तीन कोई कंपाउंड लिखा हुआ है, ए मान लेते हैं, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 नेगेटिव चार्ज, और बी में लिख लेते हैं CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड H नेगेटिव चार्ज, और सी में लिख लेते हैं CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H नेगेटिव चार्ज, और डी में लिख लेते हैं CH3 पे नेगेटिव चार्ज। अब आपको बताना है कि ABCD में कौन सा कार्बेनियन है जो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें सबसे आसान सा तरीका हमने क्या बताया था कि कार्बेनियन की जो स्टेबिलिटी होती है माइनस आई अपान प्लस आई से वेरी करेगा। यानी अगर माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ है तो कार्बेनियन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है तो कार्बेनियन की स्टेबिलिटी घटेगी। तो देख पा रहे हैं इस कंपाउंड में 3 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यानी इसमें प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, इसमें भी प्लस आई इफेक्ट है थोड़ा सा कम है, इसमें प्लस आई इफेक्ट बहुत कम है, और इसमें प्लस आई इफेक्ट नहीं है। तो इस हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि अगर जिस भी कंपाउंड में प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा उसमें कार्बन की स्टेबिलिटी बहुत ही कम होगी। तो उस हिसाब से सबसे कम स्टेबल हमारा ए होगा, बी होगा, फिर सी होगा और डी होगा। और अगर हम स्टेबिलिटी चेक करना है कि विच कार्बन इज मोर स्टेबल, कहेंगे सबसे ज़्यादा स्टेबल डी होगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस तरह से आप जान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल डी होगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप ये समझ सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इतना महत्वपूर्ण है कि आप इससे हर रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा अगला एग्जांपल लेते हैं। ए कोई कंपाउंड है CH2 नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड CH बॉन्ड फ्लोरीन CH2 CH3, बी CH2 पे नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड CH2 CH बॉन्ड F बॉन्ड CH3, और C है CH2 पे
नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड CH2, बॉन्ड CH2, बॉन्ड CH2, बॉन्ड है। अब आपको बताना है कि ए बी और सी में किसमें कार्बोकैटायन या कार्बेनियन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो हम देख पा रहे हैं क्या है, फ्लोरीन में -I इफेक्ट लगा होता है, इसमें -I इफेक्ट है, इसमें भी -I इफेक्ट है और इसमें भी -I इफेक्ट है। तो हमने बताया कि कार्बेनियन की जो स्टेबिलिटी होती है -I इफेक्ट के समानुपाती होती है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि -I इफेक्ट जो है इस कार्बेनियन के बहुत ही करीब है, जिसमें -I इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। इसमें थोड़ा सा दूर है -I इफेक्ट से, तो इसमें थोड़ा सा कम होगा, इसमें भी -I इफेक्ट लगा हुआ है। और इसमें बहुत दूर है, इसमें -I इफेक्ट बहुत ही कम होगा। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट किसमें हो रहा है, फर्स्ट में। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि किसमें +I इफेक्ट ज़्यादा है, किसमें -I इफेक्ट ज़्यादा है। अगर +I इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और -I इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है तो कार्बेनियन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। बस आपको इतना ही चेक करना है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट की सहायता से हम एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। क्या क्या चेक करेंगे, एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी को। तो करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। RX। अब हम इंडक्टिव इफेक्ट की सहायता से हम रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड चेक करेंगे। कैसे हम चेक करेंगे कौन सा एल्किल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो अगर आपको एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी चेक करनी है तो आपको सबसे पहले क्या करेंगे, आप कार्बोकैटायन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अगर आपको चेक करना है कि कौन सा एल्किल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव है तो सबसे पहले उस एल्किल हैलाइड में कार्बोकैटायन बनाएंगे। फिर क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। फिर हम देखेंगे कि उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या है, और जो कार्बन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वह रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी और वह कंपाउंड उतना ही ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। कहेंगे अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ज़्यादा है, कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो रिएक्शन क्या होगा, बहुत ही फास्ट होगा। रिएक्शन कैसा होगा, फास्ट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्यारे बच्चों हम बता रहे हैं। क्या करेंगे, अगर हमको एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी चेक करनी है तो सबसे पहले हम कार्बोकैटायन बनाएंगे और फिर चेक करेंगे कि उस एल्किल हैलाइड में कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, और जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा वह रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। चलिए एक हम छोटा सा एग्जाम्पल, चलिए अब हम क्या करते हैं कि एल्किल हैलाइड को रिएक्टिविटी को चेक करते हैं कि कौन सा एल्किल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो एक बार फिर से हम याद करते हैं, हमने कहा कि जिस एल्किल हैलाइड में जो कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वह रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो चलिए हम 3 कंपाउंड लिखते हैं और आपको बताना होगा कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा। और आपको हम बता दें कि जितने भी एल्किल हैलाइड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। तो चलिए यह हम यूँ कहें कि कौन सा रिएक्शन फास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो अगर आपके पास 3 एल्किल हैलाइड हमने लिख दिया, एक है CH3 बॉन्ड C, बॉन्ड CH3, बॉन्ड CH3, बॉन्ड Cl, और दूसरा लिख रहे हैं CH3 बॉन्ड C, बॉन्ड CH3, बॉन्ड H,
बॉन्ड Cl, और तीसरा लिख दे रहे हैं CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड Cl। आपको तीनों कंपाउंड में बताना है कि इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा अगर इसके हम रिएक्शंस एक्वस KOH से करा दें। किससे करा दें? एक्वस KOH से। एक्वस KOH से बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्वस KOH से अगर हम इन तीनों कंपाउंड का रिएक्शन अगर एक्वस KOH से कराएं तो सर आपको बताना होगा सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन किसका होगा। तो हमने आपको क्या बताया कि जो भी आपको एल्किल हैलाइड दिया है आप उसका कार्बोकैटायन चेक करेंगे और जिस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वह रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो क्या करेंगे, इसका हम कार्बोकैटायन चेक करते हैं। अगर इसमें से क्लोरीन निकलेगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर बनेगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 पॉजिटिव चार्ज, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 H पॉजिटिव चार्ज। यहाँ बनेगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H पॉजिटिव चार्ज। अब आप इन तीनों को देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। 3rd डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 2nd डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 1st डिग्री कार्बोकैटायन। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा 1st होगा, फिर 2nd होगा, फिर 3rd होगा। बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट है प्यारे बच्चों। ये अक्सर कंपटीशन में IIT और नेट में बार बार पूछे गए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब आपको बताना होगा कि कौन सा कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा फास्ट होगा। ठीक, हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो भी कंपाउंड देगा उसको हम कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करेंगे और कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करने के बाद हम ये देखेंगे कि कौन से रिएक्शन का कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, और जिस रिएक्शन का कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा कहेंगे वह रिएक्शन फास्ट होगा, यानी दैट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए अब आपके साथ 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, CH3CH2Cl, NO2 CH2CH2Cl और CN CH2CH2Cl। आपको बताना है कि इन तीनों कंपाउंड में कौन सा रिएक्शंस या इन तीनों रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट देगा। क्या करना है, जो भी कंपाउंड है उसको हम कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करेंगे। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो बनेगा CH3 CH2 प्लस। इसमें क्या बनेगा, NO2 CH2 प्लस। इसमें क्या बनेगा, CN CH2 प्लस। अब इतनी बातें में कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात आप समझ में पा रहे हैं आराम से। अब आपको बताना है कि इन तीनों कार्बोकैटायन में ज़्यादा स्टेबल कौन है, और जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसमें देख पा रहे हैं CH3 में प्लस आई इफेक्ट होता है, NO2 में माइनस आई इफेक्ट होता है, CN में भी माइनस आई इफेक्ट होता है। तो CH3 में प्लस आई इफेक्ट होता है तो हमने बताया था कि कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो प्लस आई इफेक्ट से ज़्यादा होती है और माइनस आई इफेक्ट रहता है तो कम होती है। तो चूंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है तो प्लस आई इफेक्ट है तो ये क्या होगा, ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा इन दोनों की तुलना में। अब देख रहे हैं कि माइनस आई इफेक्ट अगर ज़्यादा है, माइनस आई इफेक्ट अगर ज़्यादा है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम होती है। तो अब देख रहे हैं कि NO2 और साइनाइड में किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है। हमने आपको माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखवा रखा है, आप उसको चेक कर लेंगे एक बार कि NO2 और साइनाइड में किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो हम आपको बताएं कि NO2 का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन में साइनाइड के। तो जिसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा उसका कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम होगी। तो हम देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल कौन होगा, पहला होगा, फिर दूसरे और तीसरे में इसमें माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है और माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होने के कारण स्टेबिलिटी कम है, यानी इसके तुलना में ये ज़्यादा स्टेबल है। तो फिर आ जाएगा दूसरा और फिर आ जाएगा
तीसरा। बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप ये मानिए कि इंडक्टिव इफेक्ट से आप क्या क्या नहीं निकाल सकते हैं। आप उसको एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, रिएक्टिविटी, एडिशन, रिएक्शन सब चीज़ निकाल सकते हैं। चलिए अब हम जो है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड चेक करते हैं। हमने इसके पहले क्या पढ़ा कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड में कौन सा एल्किल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो हमने कहा चेक दी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा वह एल्किल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है और एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोनिल कंपाउंड किस तरह का रिएक्शन दे देता है, तो कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस देता है। क्वेश्चन पूछे कि वाई कार्बोनिल्स गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोनिल्स कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस क्यों देते हैं, तो इसका जवाब हम खोजने वाले हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कार्बोनिक कंपाउंड क्यों देता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको रिएक्शन दे देगा और आपको पूछेगा कि बताओ यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस है। चलिए तो हमने आप अपने जहन में बैठा लेंगे कि जो एल्किल हैलाइड होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और जितने भी कार्बोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। क्यों देते हैं, चलिए हम चेक करते हैं। हमारे पास कोई एक हम कार्बोनिक कंपाउंड ले रहे हैं। हमारे पास है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। इसकी अभिक्रिया अगर हम किसी रिएजेंट से कराते हैं तो कोई भी रिएजेंट होगा उसमें प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो E प्लस मान लेते हैं और न्यूक्लियोफाइल माइनस मान लेते हैं, तो उसमें प्लस और माइनस दोनों होते हैं। अब आपको बताना है कि E प्लस और NU माइनस में, जैसे मान लें कि इसका मतलब है जैसे अगर आपके पास K प्लस और OH माइनस है, अगर आप एक्वस की वजह से क्रिया कराते हैं तो उसमें एक प्लस पार्ट होता है एक माइनस पार्ट होता है। तो जो प्लस पार्ट होता है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल और जो माइनस पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। चलिए इसमें आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो अगर इस तरह की रिएक्शंस है तो अगर पूछा जाए कि इसमें सबसे पहले कौन अटैक करेगा, E प्लस अटैक करेगा कि NU माइनस अटैक करेगा। इसके लिए क्या करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन में देखते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन पे आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये कैसे कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड O माइनस बॉन्ड H बॉन्ड प्लस, ये हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि E प्लस और NU माइनस सबसे पहले अटैक कौन करेगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन में जो इनकम्प्लीट होगा, एक बार फिर से सुनते हैं, कार्बन ऑक्सीजन में जो इनकम्प्लीट होगा सबसे पहले अटैक वहाँ होगा। तो ऑक्सीजन बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, एक 7 यहाँ मिल गया, एक माइनस नेगेटिव चार्ज आ गया है, 8 हो गया। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है यानी कार्बन इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले अटैक कार्बन पे होगा और कार्बन पर अटैक कौन करेगा, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे अटैक करेगा माइनस। तो सबसे पहले जो अटैक होगा वो होगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड NU बॉन्ड O माइनस बॉन्ड H। अब इसके बाद फिर अटैक होगा E प्लस का, तो बनेगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड NU बॉन्ड OE बॉन्ड H। तो सबसे पहले अटैक कौन किया, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐड हुआ है, इसलिए कहते हैं जो कार्बोनिक कंपाउंड्स होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस देता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन देता है। क्यों देता है, हमने बताया कि कार्बोनिक कंपाउंड में
कार्बन इनकम्प्लीट होता है, ऑक्सीजन कंप्लीट होता तो है, सबसे पहले अटैक कार्बन पे होगा और कार्बन पे अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल, इसलिए इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस। चलिए, ये तो बेसिक चीज़ हो गई। अब हम कैसे चेक करेंगे कि किस कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस ज़्यादा हो रहा है या तेज़ी से हो रहा है? तो क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला याद रखते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, फार्मूला याद रखेंगे, नोट रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। क्या लिखेंगे? पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। हमको ये चेक करना है, अगर आपको चेक करना है कौन सा कार्बोनिल ग्रुप ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन चेक करेंगे कि किस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। चलिए, इसी पर हम एक क्वेश्चन लगाते हैं। अगर हमारे पास दो एल्डिहाइड हो, HCHO, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, और एक हो CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, बहुत ही माना जाना कंपाउंड है। अगर आपको ये बताना हो कि एल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में अगर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस करा रहे हैं तो सबसे पहले किस में होगा? ठीक, तो हमने क्या बताया? रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। देख रहे हैं कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब देख रहे हैं कि CH3 में प्लस आई नेचर है, वो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो पॉजिटिव चार्ज घटेगा। यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा। इस हिसाब से कहेंगे एसिटाल्डिहाइड की तुलना में फॉर्मेल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कहेंगे फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहा कि हमको कार्बनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी में चेक करना है कि किस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। इस पर प्लस आई इफेक्ट के कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, इस पर माइनस आई इफेक्ट नहीं है, इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव होगा। चलिए, हम एक अगला कंपाउंड देख लेते हैं। इसको आपको याद रखना है कि कार्बोनिक कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है कैसे चेक करेंगे? पॉजिटिव चार्ज है कि एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा। ठीक, तो क्या करेंगे? सेम वही बात, हम इसको पहले ब्रेक करेंगे तो बनेगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड O माइनस, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे बनेगा H, और इस कंपाउंड में बनेगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड O माइनस बॉन्ड CH3, इस पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज। तो हमने बताया कि जिस कार्बनिक कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें दो प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, दोनों लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, तो प्लस चार्ज क्या होगा? कम हो जाएगा। इस पे प्लस चार्ज इसकी तुलना में कम होगा, इसलिए क्या होगा? जो आपका एसिटाल्डिहाइड होगा वो एसीटोन की तुलना में ज़्यादा रिएक्टिव होगा। बहुत ही आसान। अगला क्वेश्चन इसी में से देख लेते हैं। अगर आपके पास एसीटोन हो, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, और एक कंपाउंड हो CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2CH3, ये दो कंपाउंड हो, और इसमें अगर पूछा जाए कि बताओ ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो सेम वही बात क्या करेंगे? इसमें देख रहे हैं कि दो प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, इसमें भी प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन ये CH2CH3 है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा पुश करेगा। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा,
इसकी तुलना में बहुत ही कम हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज इस पे ज़्यादा होगा इसकी तुलना में, इसलिए कहेंगे फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव देन सेकंड। क्या करना है कि अगर आपको कार्बनिक कंपाउंड में रिएक्टिविटी को चेक करना है तो आप देखेंगे कि किस कार्बनिक कंपाउंड में कार्बन पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। चलिए अब हम चेक करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे कि हम ये जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक तब होगा जब वो जितना जल्दी अपना H+ देगा। देखिए अगर हमारे पास कोई एसिटिक एसिड है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, अगर हमको इसमें दिखाना हो कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है कि नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से हम H+ निकालेंगे और H+ निकालेंगे तो बनेगा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O-, ये बनेगा एनायंस। क्या बनेगा? एनायंस। ठीक, एनायन बनेगा। यानी कि अगर हमको किसी भी कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ पता करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। जो एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा। चलिए इतनी बात को आप याद रखेंगे। क्या करेंगे कि हमको अगर किसी कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें से हम H+ बाहर निकालेंगे और जो हमारा एनायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे और जो ज़्यादा स्टेबल होगा कहेंगे वो एसिड उतना ही स्ट्रांग है। चलिए अगर हमारे पास कुछ कंपाउंड लिखते हैं और आपको बताना है कि विच इज स्ट्रांग एसिड। चलिए पहला क्वेश्चन चेक करते हैं, विच इज स्ट्रांग एसिड। पहला CH3 CH2 COOH, दूसरा फ्लोरीन CH2 COOH। पहले हम इन दो चीज़ें चेक करते हैं कि इन दोनों में ज़्यादा स्ट्रांग एसिड कौन है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसमें से कार्बनियन बनाएंगे। इसमें से जब H+ बाहर निकलेगा तो बनेगा CH3 CH2 COO-, और इसमें से जब एक H+ बाहर निकलेगा तो बनेगा F बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COO-। चलिए इतनी बात समझिए। अब आपको बताना है कि इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल एसिड कौन है या ज़्यादा स्ट्रांग एसिड कौन है। तो क्या करेंगे, पहले हम कार्बनियन में, पहले हम क्या करेंगे, आयनायन में चेंज करेंगे और अब इन दोनों में चेक करेंगे ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो देख रहे हैं यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, इस पर +I इफेक्ट लगा हुआ है, निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है CH3 और इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो ये क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और इसमें निगेटिव चार्ज है और इस पर -I इफेक्ट लगा हुआ है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, मतलब इसको ज़्यादा स्टेबल करेगा। तो फर्स्ट और सेकंड की तुलना में सेकंड इज मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू फर्स्ट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आप इससे आप चेक कर सकते हैं कि ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, अगर कोई हमारे पास 3 तरह के कंपाउंड हैं, एक एसिड है CH3 COOH और दूसरा है CH2 Cl COOH और तीसरा है CH बॉन्ड Cl COOH। अब इन तीनों बताना है कि इसमें ज़्यादा स्ट्रांग एसिड कौन है। तो देख पा रहे हैं जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो बनेगा
CH3 COO माइनस, इसको थोड़ा सा जब H प्लस देगा अपना तो बनेगा CH2 Cl बॉन्ड COO माइनस, और ये बनेगा CH Cl बॉन्ड COO माइनस। अब इन तीनों कंपाउंड में हमको चेक करना है कि ज़्यादा स्टेबल कौन कार्बेनियन है या ज़्यादा स्टेबल कौन आयनायन है। देख पा रहे हैं कि इसमें CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा, ये कम स्टेबल होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ज़्यादा खींचेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इन दोनों की तुलना में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला कंपाउंड होगा, क्योंकि इसमें 2 माइनस आई इफेक्ट लगे हुए हैं, और माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा लगा होता है इस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही कम होती जाएगी, और चूँकि नेगेटिव चार्ज है, माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की तुलना में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर फर्स्ट होगा। फिर बच्चों इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम एसिडिक स्ट्रेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा एसिड हमारा ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट से हमने रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड चेक किया कि कौन सा एल्किल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर हमने देखा रिएक्टिविटी ऑफ कार्बनिक कंपाउंड कि कौन सा कार्बनिक कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो हमने बताया कि जिस कार्बनिक कंपाउंड में कार्बन पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर हमने क्या किया, हमने एसिडिक स्ट्रेंथ चेक किया कि एसिडिक स्ट्रेंथ में जो एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही स्ट्रांग एसिड हुआ करेगा। चलिए एक कंपाउंड और हम चेक कर लेते हैं आसान से। एक है CH2 बॉन्ड COOH बॉन्ड NO2, और एक कंपाउंड है CH2 बॉन्ड फ्लोरीन बॉन्ड COOH। इन दोनों को अगर बताना हो कि इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो क्या करेंगे, हम माइनस आई इफेक्ट चेक करेंगे। जिसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। क्या कहेंगे, एसिडिक जो स्ट्रेंथ होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट अपॉन प्लस आई इफेक्ट। जिसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग एसिडिक होगा। तो आप बताओ NO2 और फ्लोरीन में ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका है? NO2 का है, मतलब ये ज़्यादा एसिडिक होगा। इसको हम A माने, इसको B माने, कहेंगे A इज मोर एसिडिक इन कंपेरिजन टू B। बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं। अगर कोई हमारे पास इस तरह का कोई कंपाउंड हो CH3 CH2 COOH, ये कंपाउंड ये हो गया। एक कंपाउंड आ जाए CH2 बॉन्ड NO2 बॉन्ड CH2 COOH, और एक कंपाउंड आ जाए CH2 बॉन्ड CN बॉन्ड CH2 COOH। इन तीनों कंपाउंड में आप बताएंगे विच इज मोर एसिडिक इन नेचर। आप बताएंगे विच इज मोर एसिडिक इन नेचर। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सब में से H प्लस निकालना है, जो बनेगा पर इसको बनाएंगे CH3 CH2 COO माइनस, इसमें से निकालेंगे तो क्या बनेगा CH2 COO माइनस NO2, और इसमें से हम निकालेंगे तो बनेगा CH2 COO माइनस Cl। तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। तो देख रहे हैं कि CH3 में इसमें केवल एक प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है, इसमें भी माइनस आई इफेक्ट है, और इसमें भी माइनस आई इफेक्ट आप जान रहे हैं। अब यानी कि प्लस आई इफेक्ट अगर है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही कम होगा, यानी कि सबसे कम स्टेबल हो, सबसे कम एसिडिक होगा।
इन दोनों की तुलना में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो जिसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो NO2 और CN में किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, आप हमको तुरंत कमेंट करके बताइए कि सबसे NO2 और साइनाइड में सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होता है, आप इसको चेक करके बताइए। तो क्या होता है, NO2 और साइनाइड में सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होता है, NO2 का होता है। चलिए हमने बता दिया। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होता है, NO2 का, और अगर माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा। इसका मतलब 2 और 3 की तुलना में 2 ज़्यादा एसिडिक होगा इन कंपेरिजन टू 3, और फिर आ जाएगा फर्स्ट। इस तरह से बच्चों हमने क्या किया कि इंडक्टिव इफेक्ट से हमने एसिडिक स्ट्रेंथ को भी कैलकुलेट कर लिया। चलिए अब थोड़ा सा हम बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में जान जाते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम आपके सामने 3 कंपाउंड लिख दें, एक लिखे CH3NH2 और एक हमने लिखा CH3CH2NH2 और एक हमने लिखा CH3CH2CH2NH2। आपको बताना है कि इसमें से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा। तो अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ चेक करना है तो आप सबसे सिंपल सा तरीका बता रहे हैं, कोई फार्मूला याद नहीं करना है। अगर किसी भी ग्रुप में, किसी भी कंपाउंड में जितने ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगे हुए हैं, जितने ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होते हैं, वह उसके बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। यानी बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, यानी अगर प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा लगा हुआ है तो उसके बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। चलिए इतनी चीज़ आप नोट कर लेंगे। फिर हमने कहा कि मेथिलेमिन, एथिलेमिन और प्रोपिलेमिन में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा। इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, इसको 3 मान ले। देखेंगे सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट किस में है, प्रोपिल में है, तो ये ज़्यादा बेसिक होगा इन कंपैरिजन टू सेकंड, इन कंपैरिजन टू फर्स्ट। तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा 3, 2 और 1। बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रेंथ में आप सिर्फ प्लस आई इफेक्ट चेक कर लेंगे, अगर प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। चलिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन में ज़्यादा स्टेबल कौन होता है। चलिए हम एक क्वेश्चन लगाते हैं। CH3 CH2 NH2, एक है CH3 CH3 बॉन्ड H बॉन्ड NH2 और एक है CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड NH2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अक्सर एग्ज़ाम में पूछा गया है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन में ज़्यादा बेसिक कौन होता है। तो नॉर्मली आप क्या देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ रखता है। तो इसमें देखेंगे इसमें 3 डोनर ग्रुप लगा हुआ है, इसमें 2 डोनर ग्रुप लगा है, इसमें 1 डोनर ग्रुप लगा है। तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इसमें होगी, फिर इसमें होगी, फिर इसमें होगी। लेकिन इसमें से थोड़ा सा प्रॉपर्टी चेंज होती है कि सबसे ज़्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ रखता है वो रखता है सेकेंड डिग्री एमीन, फिर थर्ड डिग्री एमीन, फिर फर्स्ट डिग्री एमीन। यानी सबसे ज़्यादा जो बेसिक होता है वो सेकेंड डिग्री एमीन होता है, फिर थर्ड डिग्री होता है, फिर फर्स्ट डिग्री है। इसका कारण हम बताते हैं स्टेरिक हिंड्रेन। स्टेरिक हिंड्रेन क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेन थर्ड डिग्री एमीन में क्या होता है कि इसमें बकी ग्रुप लगे होते हैं और बकी ग्रुप होने के कारण ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा डोनेट नहीं कर पाता है। इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, सेकेंडरी की तुलना में
कम होती है। बस आपको याद इतना रखना है कि थर्ड डिग्री, फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होता है, तो सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फर्स्ट डिग्री। इस हिसाब से जो मोस्ट बेसिक होगा बी होगा, फिर इसको सी मान ली, इसको बी होगा, फिर सी होगा, फिर ए होगा। चलिए बच्चों, हमने प्रयास किया है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव तरह के क्वेश्चंस स्टेरिक हिंड्रेंस से या इंडक्टिव इफेक्ट से आते हैं हमने उसको कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे रेजोनेंस के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।